माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 14 में काउंसलिंग साइकोलॉजी परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत यूनिट 1 इंट्रोडक्शन परिचय, इसके अंतर्गत मीनिंग एंड नेचर एंड गोल्स, अर्थ, स्वरूप एवं लक्ष्य पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि परामर्शन होता क्या है, परामर्शन मनोविज्ञान है क्या। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता या काउंसलर कहते हैं। निर्देशन गाइडेंस के अंतर्गत परामर्श एक आयोजित विशिष्ट सेवा है। यह एक सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार एवं निरीक्षण के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है, उसे उसकी शक्ति और सीमाओं के बारे में उसे सही बोध कराता है। सभी समाजों में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है। चाहे दो विकल्पों में एक चयन की समस्या हो, किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति हो अथवा मानसिक तनाव हो, परामर्श आवश्यक है और अपरिहार्य हो जाता है। परामर्श में कम से कम 2 व्यक्तियों का रहना आवश्यक होता है, एक परामर्श देने वाला, एक परामर्श लेने वाला। व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श चाहता है। व्यक्तिगत समस्या शारीरिक, मानसिक, व्यवसाय संबंधी तथा समाज संबंधी हो सकती है, जिसके लिए उसे परामर्श देने वाले की आवश्यकता होती है। परामर्श मूल्यतः पारिवारिक होता है, पारस्परिक होता है। इसका आधार परंपरा विश्वास है। व्यक्ति परामर्श उसी से लेता है जिसमें उसका विश्वास होता है, और यदि परामर्श देने वाला सच्चा, ईमानदार और आत्मनिष्ठ है तो वह उसी व्यक्ति को परामर्श देता है जिसे वो समझता है कि वह परामर्श को स्वीकार करेगा और यथासंभव इसका पालन करेगा। व्यावसायिक निर्देशन, प्रोफेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में प्रमुख योगदान करने वाले विख्यात लेखक हैं डब्ल्यू मायस ने लिखा है कि परामर्श देना एक महान कला है। इस प्रकार परामर्श देने वाले को बहुत ही सावधानी तथा सतर्कता से परामर्श देना चाहिए। परामर्श देने वाले को अनुभवी, सुधी, सहज और परिपक्व होना चाहिए, जिसका लाभ प्रत्याशी को मिल सके। समाज गठन के आरंभिक दिनों में परामर्श ना तो व्यवस्थित था और ना ही वैज्ञानिक। इसकी कोई प्रक्रिया नहीं थी, इसका कोई स्वरूप नहीं था। परामर्श देने वाला, परामर्श लेने वाला दोनों ही किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करता था और ना ही कोई निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर परामर्श दिया जाता था। परामर्श देने की उसकी कोई आकांक्षा भी नहीं रहती थी। समय के अनुसार परामर्श का स्वरूप भी बदलता गया। जिस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों एवं विज्ञानों में नवीन अवधारणा, प्रक्रिया तथा व्यवस्था का समावेश हुआ, उसी प्रकार परामर्श भी उससे अछूता नहीं रहा। परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन के काउंसलिज्म से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श देने वाला अपने से अधिक अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत परामर्श लेने वाला समस्या समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने में के योग्य होता है। निम्नलिखित परिभाषाएं ए.जे. जोन्स के अनुसार परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक छात्र व्यवहारों के सीखने अथवा परिवर्तन करने और विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करने में
व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ कार्य करता है, जिससे वह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिकार रख सके। स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एक पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। बर्नार्ड तथा फुलमर के अनुसार परामर्श को उस अंतर व्यक्तिगत संबंध के रूप में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक परामर्श के साथ साथ वह कार्य भी सम्मिलित हैं जो अध्यापकों एवं अभिभावकों से संबंधित हैं और जो विशेष रूप से मानव संबंधों के भावात्मक पक्षों को स्पष्ट करता है। कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विद्यालयात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। उपयुक्त विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर देखा जाता है कि परामर्श देने वाला व्यक्ति तर्क वितर्क विचार विमर्श मित्रतापूर्वक द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्तियों को समाधान करने लायक बना देता है। परामर्श के तत्व। परामर्श के निम्नलिखित तत्वों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, परामर्श प्रक्रिया में दो व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं। नंबर 2, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाता है। नंबर 3, परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। इसी प्रकार विलियम कोटल ने परामर्श के 3 के स्थान पर 5 तत्व बतलाए हैं। नंबर 1, दो व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध आवश्यक है। नंबर 2, परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाला के मध्य विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। नंबर 3, प्रत्येक परामर्शदाता अपना कार्य पूर्ण ज्ञान से करता है। नंबर 4, परामर्श लेने वाले की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तित होता है। नंबर 5, प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। परामर्श की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। नंबर 2, परामर्श प्रक्रिया में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि 2 व्यक्तियों से अधिक के मध्य विचार विमर्श होता है तो वह परामर्श नहीं होता है। नंबर 3, परामर्श निर्देशन की एक विधि है, अतः यह एक निर्देशीय प्रक्रिया है। नंबर 4, परामर्शन से परामर्शदाता अपनी निर्णय या विचार परामर्श देने वाले पर लादता नहीं है। परामर्श प्रक्रिया परामर्श लेने वाले केंद्रित होती है, जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श वार्तालाप तर्क वितर्क द्वारा परामर्श लेने वाले को इस योग्य बनाता है कि वह अपने स्वयं के लिए निर्णय लेने में समर्थ हो सके। नंबर 6, परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है एवं उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। नंबर 7, परामर्श मूल्यतः समस्या परक होती है। नंबर 8, परामर्श का मूल परस्पर विश्वास है। नंबर 9, परामर्श के आधार प्रायः व्यावसायिक होता है। नंबर 10, परामर्श का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। परामर्श की अवधारणाएं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श की सफलतापूर्वक इसकी मूलभूत अवधारणा से भी संबंधित है। नंबर 1, परामर्श प्रक्रिया को संचालित करने हेतु वातावरण का अनुकूलन। इसके अतिरिक्त वातावरण में गोपनीयता भी होनी चाहिए जिससे कि परामर्श लेने वाला सहज अनुभव करे और सूचनाएं प्रदान करे। नंबर 2, परामर्श की प्रक्रिया में जब तक विद्यार्थी स्वयं इच्छा से भाग नहीं लेता, सफल नहीं हो पाता। परामर्श लेने वाले को
स्वयं की इच्छा उसे पूरा सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करती है। नंबर 3, परामर्शदाता के लिए आवश्यक है कि वह उपयुक्त प्रशिक्षण, अनुभव और व्यक्तिगत दृष्टिकोण वाला हो। इसके साथ ही वह इस प्रक्रिया के प्रति रुचि रखने वाला हो और समर्पित हो, जिससे वो परामर्श लेने वाला के साथ सहजतापूर्वक संबंध स्थापित कर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए समस्या समाधान करने में सहायता दे। नंबर 4, परामर्श ऐसा संबंध प्रदान करे जो तात्कालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। परामर्श उस समय उपलब्ध हो जहां उसकी आवश्यकता हो। परामर्श का लक्ष्य। गोल्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श प्रक्रिया का लक्ष्य हमेशा परामर्श लेने वाले पर निर्भर करता है। परामर्श प्रक्रिया में परामर्श लेने वाले को पूर्ण सहयोग एवं सक्षम बनाना होता है, परंतु परामर्श की प्रकृति के अनुसार लक्ष्यों को परिभाषित अलग से किया जाता है। बताया जाता है कि परामर्श लेने वाला केंद्रित परामर्श की प्रकृति पर विचार दिया गया है और उनके विशिष्ट रूप से माध्यमिक स्तर पर और विद्यालय के स्तर पर अधिक परिपक्व एवं स्वयं क्रियाशील बनाने एवं रचनात्मक दिशा की ओर अग्रसित करने की सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार विचार विमर्श के द्वारा सहायता प्रदान करना परामर्श प्रक्रिया का लक्ष्य है। सामान्य नैदानिक परामर्श पर विचार। सामान्य नैदानिक परामर्श पर विचार विमर्श प्रकट करते हुए पाइन ने कहा है कि परामर्श लेने वाले को अधिक अच्छा करने में सहायता देने अथवा परामर्श लेने वाले को स्वयं के महत्व को स्वीकार करने, वास्तविक स्वयं एवं आदर्श स्वयं के बीच के अंतर को मिटाने में सहायता देने तथा स्वयं की व्यक्तिगत समस्याओं में अपेक्षाकृत सफलतापूर्वक विचार करने में सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने दूसरी ओर परामर्श के 3 उद्देश्य बतलाए हैं। नंबर 1, परामर्श लेने वाला को इस योग बनाना है कि वह स्वयं के अभिप्रेरकों, आत्मदृष्टिकोणों और क्षमताओं को यथार्थ रूप से स्वीकार कर ले। नंबर 2, परामर्श लेने वाले को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक वातावरण के साथ तर्कयुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग देना। नंबर 3, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति समाज को जागरूक करना, जिससे कि रोजगार और सामाजिक संबंधों में भी आश्रय मिले। इसके आधार पर परामर्श के 3 उद्देश्यों के मुख्य रूप से स्पष्ट किए गए हैं। नंबर 1, आत्मज्ञान या आत्मविश्लेषण। परामर्शदाता परामर्श लेने वाले को दक्षता उत्पन्न करने में सहायता देता है कि सेवार्थी स्वयं का मूल्यांकन कर सके, स्वयं की क्षमता, योग्यता एवं रुचि को वास्तविक रूप में जानने के लिए ही परामर्श की आवश्यकता होती है और परामर्श का यही लक्ष्य होता है कि वह प्रार्थी को आत्मविश्लेषण के लायक बना दे। लियोना टायलर ने लिखा है कि परामर्श को एक सहायक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को परिवर्तित करना नहीं है, वरन उसके उन स्रोतों के उपयोगों में सक्षम बनाना है जो उसके पास इस जीवन का सामना करने हेतु उपलब्ध है। तब परामर्श से इस उपलब्धि की अपेक्षा करेंगे तो परामर्श लेने वाला स्वयं रचनात्मक कार्य करने लगेगा। नंबर 2, आत्मस्वीकृति। परामर्श का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है परामर्श लेने वाले को स्वयं को स्वीकृत करने में सहयोग देना है। आत्मस्वीकृति का अभिप्राय अपने प्रति आदर भाव रखते हुए उचित दृष्टिकोण का निर्माण करना है। आत्मस्वीकृति की अवस्था तब आती है जबकि परामर्श लेने वाला अपनी सीमाओं, कमियों, दोषों और योग्यताओं के विषय में उचित जान पा सकता है।
आत्मविश्लेषण के पश्चात आत्मस्वीकृति व्यक्तियों को हताशा और निराशा से बचाती है। नंबर 3, सामाजिक सामंजस्य। परामर्श प्रक्रिया का एक मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का समाज एवं वातावरण से सामंजस्य बैठाना भी है। परामर्श लेने वाला समायोजन न कर पाने के कारण समस्याग्रस्त होता है। सामाजिक जीवन और आवश्यकताओं को समझना एवं उसके अनुकूल स्वयं को ढालने की दक्षता उत्पन्न करना परामर्श का ही कार्य है। धन्यवाद।